हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन से। तो आप जब भी ऐसा कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जो एग्रीकल्चर के मतलब जिसमें सिलेबस एग्रीकल्चर का है, या फिर आप प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन आपको ज़रूर पूछा जाएगा। तो हम आज एक क्रॉप का एग्जाम्पल लेते हुए हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को समझेंगे। तो आज हम मेज का एग्जाम्पल लेते हुए हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन देखते हैं कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम मेज क्रॉप के कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं या बेसिक डिटेल्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है या वैज्ञानिक नाम बोलते हैं वो होता है जिया मेज। मेज से आप मेज याद रखिएगा, जिया आप लगाइएगा तो आपको ये चीज़ मतलब ऐसे आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, जिया मेज। ठीक, इसकी फैमिली आप राइस की फैमिली जानते हैं, पोएसी होती है। ये भी एक सीरियल क्रॉप होता है, इसकी फैमिली भी पोएसी होती है। जो जिया मेज रहता है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप होता है जो कि पूरे वर्ल्ड में ग्रो किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में लगभग ये 132 मिलियन हेक्टेयर मतलब जो एरिया है उसमें ग्रो किया जाता है। और इस जो इतना जो एरिया है वहाँ पर लगभग प्रोडक्शन जो होता है वो 570 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है। और इसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है एज़ कम्पेयर टू जो अदर सीरियल क्रॉप्स हैं। ये हाइयर प्रोडक्टिविटी देता है। मतलब प्रोडक्टिविटी मीन्स ये है कि पर एकड़ एरिया में इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, मतलब ज़्यादा होता है, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। सो मेज जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड के रूप में सर्व करता है अपने आप को। या फिर ऐसे जो कुछ वनरेबल सेगमेंट्स हैं वहाँ पर जो पॉपुलेशन रहती हैं उस जगह पर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड है। एंड इसका रैंक लगभग फर्स्ट है मतलब एज अ फीड क्रॉप के रूप में, और फॉडर के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि इसकी लीव्स काफ़ी लंबी लंबी होती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फॉडर क्रॉप भी होता है। और साथ ही साथ इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो भी इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा रॉ मटेरियल मिल जाता है। जो इसके फाइबर्स रहते हैं, इसमें रेसेस रहते हैं, इनके लीव्स रहते हैं या इनका जो ग्रेन रहता है, ये सभी जो इंडस्ट्री के रूप में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अब जो हम देखते हैं कि मेज के जो कर्नल्स रहते हैं, ठीक, जो बीज रहते हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। मेज के मतलब डिफरेंट टाइप्स के कॉर्न डिफ़ाइन किए गए हैं कॉर्न के टाइप्स को। तो सबसे पहले आप डायग्राम में देख लीजिए, मैं बता देती हूँ पोर्शन क्या क्या रहता है एक पर्टिकुलर जो कर्नल है उसमें। एंडोस्पर्म जो कि कहलाता है स्टार्ची सेक्शन। तो स्टार्ची सेक्शन भी दो तरह से डिवाइड है आपका, देखिए हार्ड स्टार्च रहता है एंड सॉफ्ट स्टार्च। बीच में जो पतली सी लाइन देख रहे हैं दैट इज़ जम्स। एंड देन जो पोर्शन सबसे नीचे है जिससे कि फ्लावर अटैच था, फ्लावर स्टॉक या पेडिसिल कहलाएगा। एंड ये पोर्शन जो है जो एंडोस्पर्म के साइड वाला पोर्शन देख रहे हैं दैट इज़ द पेरिकार्प, और या इसको हल या हुल भी बोलेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं डेंट कॉर्न। ठीक है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो डेंट कॉर्न। तो डेंट कॉर्न जो है इसका कैरेक्टर ये है कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिप्रेशन और डेंट इन द क्राउन ऑफ द सीड। जो क्राउन पोर्शन रहता है सीड का वहाँ पर एक डेंट लाइक या फिर डिप्रेशन बना रहता है, बाव टाइप का बना रहता है, या डेंट लाइक क्राउन टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता डेंट टाइप का स्ट्रक्चर जो क्राउन पोर्शन रहता है सीड के वहाँ पर हो जाता है। तो इसलिए इसको डेंट कॉर्न बोला जाता है। तो जो स्टार्च रहता है एट द साइड ऑफ द सीड इज क्या रहता है, कॉर्नियस, वाइल द सॉफ्ट स्टार्च एक्सटेंड टू द नैरो बेस और द टिप। तो यहाँ पर जो स्टार्च रहता है साइड वाले पोर्शन में सीड के वो कॉर्नियस हो जाता है, और जो कि सॉफ्ट स्टार्च रहता है वो कहाँ तक बढ़ जाता है, जो नैरो बेसेस रहते हैं या जो टिप रहते हैं वहाँ तक बढ़ जाता है। तो इसलिए इसको डेंट कॉर्न का नाम दिया गया है। सेकेंड है फ्लिंट कॉर्न। सो फ्लिंट कॉर्न में द सीड ऑफ फ्लिंट मेज आर हार्ड एंड स्मूथ एंड कंटेन लिटिल सॉफ्ट स्टार्च। ठीक, देन स्वीट कॉर्न जो होता है जिसको हम जो कि स्वीटिस मतलब खाने में भी वो स्वीट होता है, तो ये कंटेन करता है स्वीटिस स्टार्च। ठीक, इसलिए ये खाने में स्वीट लगता है बिकॉज इट कंटेन्स स्वीटिस स्टार्च एंड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ ट्रांसलूसेंट मतलब हॉर्नी अपीयरेंस व्हेन इमेच्योर एंड अ रिंकल्ड कंडीशन व्हेन ड्राई। जब ये सूख जाता है तो ये रिंकल मुरझा जाता है, मतलब सूखने के बाद इसका ये पहचान है। एंड जब ये मतलब पूरी तरह
तरीके से मैच्योर नहीं रहता, इमेच्योर कंडीशन में रहता है, तो इसमें हॉर्नी मीन्स नुकीले स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। तो ये हो गया आपका स्वीट कॉर्न। अब हम देखते हैं फ्लोर कॉर्न। फ्लोर कॉर्न जो रहता है, ये फ्लोर कॉर्न या फिर फ्लोर जो मेजेस रहते हैं ये सॉफ्ट रहते हैं एज कैनाल्स विच आर कंपोज इंटायरली ऑफ सॉफ्ट स्टार्च। इसमें बेसिकली ये पूरा सॉफ्ट स्टार्च का बना रहता है, इसलिए इजी रूप में हम इसका मतलब मिक्सचर बना सकते हैं और इसको हम एज अ फ्लोर के रूप में यूज़ करते हैं। देन होता है पॉपकॉर्न, जैसा कि आप पॉपकॉर्न जो खाते हैं वो वाला कॉर्न। सो जो इसके ग्रेन्स रहते हैं अनयूजुअली स्मॉल पॉइंटेड, मतलब इसके जो पॉइंट देखिए छोटे छोटे रहते हैं। जब आप बिना मतलब पका हुआ पॉपकॉर्न, मतलब जब पॉपकॉर्न नहीं बना रहता उससे पहले देखिएगा कॉर्न को, तो इस बहुत स्मॉल रहते हैं एंड कंटेन एन इवन हायर परसेंट ऑफ हार्ड स्टार्च। इसलिए जब उसको तेल में डाल के या फिर हम गरम चीज़ में रेत में उसको जब फ्राई करते हैं या वो करते हैं तो वो फट जाते हैं, ठीक, क्योंकि वो हार्ड स्टार्च कंटेन करते हैं एंड इसलिए वो फ्लिंट मेज भी कहलाते हैं। एंड देन पॉड मेज। तो पॉड मेज जो रहता है ये इट इज़ एन अनयूजुअल टाइप ऑफ मेज ईच कैनाल ऑफ विच इनक्लोज्ड विद इन द लेमा एंड पेलिया विच आर वेल डेवलप्ड। तो ये पॉड मेज कहलाता है। एंड देन होता है वैक्सी मेज। वैक्सी मेज इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ द सम वॉट वैक्सी अपीयरेंस ऑफ द कर्नल। जो कर्नल पोर्शन रहता है उसमें थोड़ा वैक्स अपीयरेंस होता है, इसलिए नाम से इसको वैक्सी नाम दे दिया गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट है पॉपकॉर्न, फ्लोर कॉर्न, स्वीट कॉर्न जो आपके एग्जाम्स में बेसिक पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको डेंट कॉर्न भी पूछा जा सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ फ्लोरल बायोलॉजी, ठीक। तो हाइब्रिड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर मेल स्टेरिलिटी या ऐसी चीज़ों का यूज़ होता है जब हम हाइब्रिड प्रोडक्शन करते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो जब तक आप फ्लावर की बायोलॉजी नहीं जानेंगे उस क्रॉप की तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए ये आगे जो चीज़ें हैं उसका यूज़ करना। तो यहाँ पर जो मेज रहता है ये कैसा क्रॉप है, ये एक मोनोशियस क्रॉप है। इसमें मीन्स आपके मेल एंड फीमेल जो पार्ट्स रहते हैं वो एक ही प्लांट में होते हैं पर उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। मतलब एक ही फ्लावर में नहीं बोल रही हूँ ना, एक फ्लावर में ही अगर दोनों फीमेल और मेल पार्ट रहते वो एक अलग कंडीशन होती है। बट यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि एक प्लांट है, फ्लावर दो तरह के हैं, एक फ्लावर कंटेन करता है मेल, एक फ्लावर कंटेन कर रहा है फीमेल, पर एक ही प्लांट में है। जब पोजीशन डिफरेंट हो बट प्लांट एक ही हो तो इस कंडीशन को आप मोनोशियस बोलेंगे। तो इस तरह से द मोनोशियस कॉर्न प्लांट्स हैज़ फीमेल फ्लावर दैट डेवलप ऑन द साइड ऑफ द प्लांट एंड इमर्ज फ्रॉम द लीफ नोड। तो जो फीमेल फ्लावर रहता है वो कहाँ से इमर्ज होता है, जो लीफ के नोड्स रहते हैं वहाँ पर से, एंड ये साइड से डेवलप होता है प्लांट के। और जो इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम जिसको आप हिंदी में बोलते हैं वो कैसा होता है, वो यूनिसेक्सुअल और मोनोशियस होता है, जो मैंने आपको डील किया। और जो स्टेमिनेट रहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस इज़ टर्मिनल, जो इसका पुष्पक्रम रहता है वो टर्मिनल रहता है एंड नोन एज द टेसल, एंड पिस्टिलेट इज़ एक्सिलरी एंड कॉल्ड एज अ कॉब। जो इसका स्टेमिनेट रहता है, जो मतलब स्टेमिनेट इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम टर्मिनल बोलते हैं, मतलब वो टर्मिनल रहता है बेसिकली और उसको टेसल बोलते हैं। और जो पिस्टिलेट रहता है वो मतलब पिस्टिलेट वाला जो इन्फ्लोरेसेंस है वो आपका एक्सिलरी रहता है और उसको हम कॉप का नाम देते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें रहती हैं, एक तो रहता है टेसल जो कि देख सकते हैं आप यहाँ पर डायग्राम में टॉप पोर्शन पे है, और जो रहता है ये कॉप्स रहते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द एंथेसिस और पॉलिनेशन कैसे होता है मेज में। मेज जो है एक बहुत ही मतलब एक एग्जांपल है बोल सकती हूँ अभी तो सीरियल क्रॉप्स में प्रोटेंड्री का, ठीक है। दो टर्म्स होते हैं, एक प्रोटोगाइनी एक प्रोटेंड्री। तो आपको नाम से समझा देती हूँ कि आप कभी कन्फ्यूज़न नहीं आएगा आपको। यहाँ पर एंड्री आया है, एंड्री मतलब एंडोशियम याद रखिएगा, प्रोटोगाइनी बोलूँगी तो गाइनोशियम याद रखिएगा। प्रोटेंड्री में ये होता है कि जो मेल पोर्शन रहता है मीन्स जो एंड्री मतलब एंडोशियम पोर्शन जो रहता है वो पहले मैच्योर होता है, उसके बाद फीमेल पार्ट जो रहता है वो मैच्योर होता है। बट जब मैं प्रोटोगाइनी कभी अगर मतलब किसी भी वीडियो में अगर नाम लेती हूँ उसका मतलब ये रहेगा कि जो फीमेल पोर्शन है या फीमेल जो फ्लावर है वो पहले मैच्योर होगा एंड उसके बाद जो रहेगा मेल फ्लावर
मैच्योर हो जाएगा या मेल फ्लावर मैच्योर होगा। तो प्रोटेंड्री मतलब एंडोशियम पहले डेवलप हो रहा है, प्रो डेवलप हो रहा है। क्लियर हो गया आपको। पॉलन शेडिंग बिगिन 1 to 3 days बिफोर द सिल्क इमर्ज फ्रॉम द कॉप। जो कॉब रहता है, जब उसमें सिल्क आप देखें ऐसे रेसे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब मतलब रेसे निकलने के पहले ही 1 से 3 दिन पहले ही जो पॉलन शेडिंग स्टार्ट कर देता है। और ये एस्टिमेटेड किया गया है कि जो एक नॉर्मल टेसल जो रहता है वो कितना, मतलब एक बोल रही हूँ, एक ही बोल रही हूँ मैं आपको, पूरे प्लांट का नहीं बोल रही हूँ। एक जो नॉर्मल टेसल रहता है वो लगभग आपका 2,50,00,000 पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कर लेता है। पॉलन जो मतलब पॉलन की जो जीवन क्षमता बोल सकती हूँ मैं, वाइबिलिटी बोल सकती हूँ, वो 12 से 18 घंटे की रहती है। सिल्क रिमेन्स रिसेप्टिव फॉर 8 to 10 डेज के लिए। यहाँ पर बताती हूँ, पॉलन जो रहता है उसके पास क्षमता तब तक की रहती है 12 से 18 घंटे तक की, और जो आपका सिल्क वाला पोर्शन है उसका जो रिसेप्टिव वाला कैरेक्टरिस्टिक है वो 8 से 10 दिन मेंटेन रहता है। एंथेसिस मतलब होता है फर्स्ट ओपनिंग ऑफ फ्लावर, जब सबसे पहला फ्लावर आता है, या मतलब बहुत सारे फ्लावर मान लो आ गए, पर कोई भी फ्लावर पहले, जो फ्लावर सबसे पहले ओपन हो रहा है अपने आफ्टर जो भी वेजिटेटिव ग्रोथ उसने कंप्लीट कर ली, देन फ्लावरिंग जो ग्रोथ आ रही है उसमें फर्स्ट ओपनिंग जो होती है फ्लावर की वो आपकी कहलाती है एंथेसिस। तो इस क्रॉप में एंथेसिस कंटिन्यू रहता है 2 वीक तक के लिए, मतलब 2 वीक तक फ्लावर की ओपनिंग होते रहती है। आई थिंक ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत बोला या आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक। सो अब देखते हैं हाइब्रिड्स। तो हाइब्रिड्स में यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हाइब्रिड्स हैं, ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़ हैं, एंड सिंथेटिक्स हैं, एंड कंपोजिट्स हैं। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जो होता है मेज का, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ मेज, इट में बी जनरली बी प्रोड्यूस फ्रॉम द फॉलोइंग डिफरेंट क्रॉस कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पर सिंगल क्रॉस है, डबल क्रॉस है, एंड 3-वे क्रॉस है, एंड डबल टॉप क्रॉस है। 4 टाइप की क्रॉसेज हैं। नाम से पहले आप इसका नाम याद रख लीजिएगा, सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, 3-वे क्रॉस, एंड डबल टॉप क्रॉस। तो सबसे पहला जो सिंगल क्रॉस है उसमें 2 पेरेंट्स, मतलब 2 ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ए और बी, ठीक। तो यहाँ पर ए और बी का जब क्रॉस होगा ये सिंगल क्रॉस हो गया। एक ही बार क्रॉस किया आपने ए और बी को, एक बार क्रॉस किया, देन प्रोजनी आई, वो आपका हाइब्रिड हो गया। तो ये हो गया आपका सिंगल क्रॉस। उसके एग्जांपल्स भी आप नोट कर लीजिए। जब आप ऐसा आपके एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप उसमें एक एग्जाम्पल पुट कर दीजिएगा, तो आपका आंसर बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल है DMH2, एंड इसका जो पेरेंटल है ये भी यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा है NAH2049, इसके भी पेरेंट्स यहाँ पे मेंशन है। देन सेकेंड है डबल क्रॉस। नाम से ही क्लियर है, डबल क्रॉस, 2 बार क्रॉस। तो AB, ठीक, पहला क्रॉस हुआ AB का, वो एक क्रॉस हो गया, और CD का भी एक ही बार क्रॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप कन्फ्यूजन मत रहिएगा। AB सिंगल क्रॉस है, CD भी सिंगल क्रॉस है, ये दोनों सेपरेटली सिंगल क्रॉस है। पर जब ये जो क्रॉसेज आए, AB का जो प्रोजनी आया और CD की जो प्रोजनी आई, उसको जब हम अगेन फिर एक बार क्रॉस करा रहे हैं तो एक दूसरा क्रॉस हो गया, तो ये डबल क्रॉस हो गया, ठीक। तो इसके भी एग्जाम्पल है डेक्कन, गंगावन बहुत फेमस वेराइटी है, डेक्कन भी वेराइटी है जो फेमस है। तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके डबल क्रॉस के। 3-वे क्रॉस जो है, इसमें क्या होता है, एक सिंगल क्रॉस रहेगा और एक जो रहेगा वो सिंपल जो एक इनब्रिड लाइन रहेगी उसका यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखिए AB एक सिंगल क्रॉस था, आपने C के साथ उसको एक बार और क्रॉस करा लिया, तो ये हो गया 3-वे क्रॉस। तो इसका एग्जांपल है गंगा 5, ठीक। तो यहाँ पर पेरेंटल भी आपको दिया हुआ है। देन होता है 4th डबल टॉप क्रॉस। तो सबसे पहले आप जो है एक सिंगल क्रॉस कराएंगे और इस सिंगल क्रॉस की प्रोजनी को आप कंपोजिट जो वैरायटी रहेगी उसके साथ क्रॉस करा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा डबल टॉप क्रॉस। तो यहाँ पर है गंगा सफ़ेद, एंड इसके अलावा हिस्टार्च एंड गंगा 4। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके। तो यहाँ पर 4 तरह का क्रॉस हुआ, सिंगल, डबल, 3-वे एंड डबल टॉप क्रॉस। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया आपको। अब हम देखते हैं कि जो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं या कारक हैं जो मतलब प्रभावित करते हैं हाइब्रिड मेज सीड प्रोडक्शन जो प्रोग्राम है उसको। सो सम फैक्टर्स हैं जैसे कि प्लांटिंग रेशियो, प्लांटिंग का जो रेशियो है वो अफेक्ट करता है।
नॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द फ्लावरिंग का जो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, जब मतलब फ्लावरिंग की ओपनिंग सेम टाइम पे नहीं हो रही, वो भी डिफ़िकल्टीज क्रिएट करती हैं। इसलिए हाइब्रिड प्रोडक्शन में सिंक्रोनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्लावर की। एंड देन जेनेटिक ड्रिफ्ट्स हो जाते हैं। डीटेस्लिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, अगर डीटेस्लिंग सही रूप से नहीं होगी तो भी हाइब्रिड प्रोडक्शन करना मुश्किल है। देन मैकेनिकल सम एडमिक्सचर्स हो जाते हैं। रॉगिंग, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी ऑफ द क्रॉप, हार्वेस्ट सीड क्रॉप एंड पोस्ट हार्वेस्ट सम ऑपरेशंस। तो ये सम फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द हाइब्रिड मेज सीड प्रोडक्शन। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द प्लांटिंग रेशियो। बेसिकली इसके अंदर होता क्या चीज़ है। प्लांटिंग रेशियो क्या होता है, जो मेज के हाइब्रिड्स रहते हैं दे वेरी कंसाइडरेबली इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट हाइट, पैनिकल साइज एंड द अमाउंट ऑफ पॉलन प्रोड्यूस एंड द ड्यूरेशन ऑफ द पॉलन अवेलेबिलिटी। सो जो प्लांटिंग मतलब मेज की जो हाइब्रिड्स रहते हैं वो डिफ़र करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट की हाइट अलग हो सकते हैं, पैनिकल का साइज़ अलग हो सकता है, पॉलन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी मात्रा अलग हो सकती है, एंड जो पॉलन की अवेलेबिलिटी उसका जो ड्यूरेशन है वो इस बेसिस पे हाइब्रिड जो रहते हैं वो वेरी करते हैं। तो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड जो रहता है उसका बेसिकली प्लांटिंग रेशियो जो रहता है, मेरा मेल और फीमेल कितना रेशियो में रखना है, वो रहता है 4:2, 6:2, देन 6:2। सिंगल में हम 4:2 रखेंगे एंड डबल एंड 3 वे में हम 6:2, 6:2 रख देंगे। अब देखते हैं सेकेंड, नॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग। गुड सीड सेट इज द सीड पेरेंट कैन बी अचीव्ड बाय द क्रोनोलॉजिकल एडजस्टमेंट ऑफ द पॉलन सेडिंग एंड सिल्किंग रिस्पेक्टिवली। ओके, प्रोलॉन्गेशन ऑफ इफेक्टिव फ्लावरिंग पीरियड, प्लांटिंग डिज़ाइन, efficient alternation of the row planting ratio, staggered planting are some the measures which are effectively used to ensure the maximum synchronization in good seed set। मैंने इससे पहले बताया कि जब सिंक्रोनाइजेशन सही से नहीं होता है तो हम जो चाहते हैं कि मतलब सभी क्रॉप का हमको हाइब्रिड चाहिए। जब हमारे पास फ्लावरिंग में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो हम प्रॉपरली जो है सिल्क या पॉलन शेडिंग को मैच नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ जो हमारे मेजर्स हैं वो इफ़ेक्टिव कौन कौन से हैं, जैसे कि फ्लावरिंग के पीरियड को प्रोलॉन्गेशन करना या प्लांटिंग डिज़ाइन को हम अलग कर सकते हैं, इफ़िशिएंट अल्टरनेशन कर सकते हैं रो प्लांटिंग रेशियो का, स्टैगर्ड प्लांटिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिसका जब हम यूज़ करते हैं तो हम जो नॉन सिंक्रोनाइजेशन हो रहा था फ्लावरिंग का उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो आप इस लिखे पे मत जाइए, जैसे हिंदी मीडियम वालों को बहुत डिफ़िकल्ट लग जाता है इंग्लिश। आप उसका बस बेसिक जो पॉइंट है जो बोलने की मतलब इस टॉपिक में ये जो कहना चाह रहा है आप उसको समझ लीजिए, या जो मैं हिंदी में बोलती हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद जब आप एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे देन आपको वो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। देन एक फैक्टर था जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो रहता है इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द सीड। So the danger of the genetic change in respect of cross pollination crop like maize is prominent। यहाँ पर मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट होते हैं, ये जो रहता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सीड की क्वालिटी को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जेनेटिक मतलब उस रूप में जा रहा है, ठीक है। तो ये एक डेंजर हो सकता है। जेनेटिक चेंज जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन जो क्रॉप्स हैं, जैसे कि मेज जो एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इसके लिए एक बहुत ही जेनेटिक प्रॉब्लम मतलब जेनेटिक चेंजेस है एक बहुत ही मतलब डेंजर प्रॉब्लम है। अब देखते हैं डीटेस्लिंग, रिमूवल ऑफ द मेल इन्फ्लोरेसेंस। जो मेल पोर्शन रहता है या मेल पुष्पक्रम रहता है जब उसको हम हटाते हैं ये प्रोसेस डीटेस्लिंग कहलाती है। और ये जो है इस प्रोसेस को अगर डिफ़ाइन करेंगे तो अच्छी तरीके से ऐसे डिफ़ाइन करेंगे हम कि रिमूवल ऑफ द मेल इन्फ्लोरेसेंस फ्रॉम द मोनोशियस क्रॉप, क्योंकि मोनोशियस क्रॉप में हम आप अगर एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट हैं तो डिफ़िकल्टीज आती हैं, ठीक है, वो एमास्कुलेशन हो जाएगा। जो मैं बोल रही हूँ आपको याद रखिए, समझिए इस पॉइंट को। एक फ्लावर है उसमें फीमेल भी है मेल भी है, जैसे कि राइस का फ्लावर एक ही जो फ्लावर रहता है उसमें फीमेल और मेल पोर्शन रहता है, तब उसमें जब हम मेल को हटाते हैं वो कहलाता है इमस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ द मेल प्लांट मतलब मेल फ्लावर, जो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको मेल पोर्शन को, ठीक। बट यहाँ पर हम जब मेल फ्लावर को ही हटा रहे हैं क्योंकि एक मोनोशियस क्रॉप है, मोनोशियस क्रॉप से जब हम मेल फ्लावर को हटाते हैं या मेल का जो इन्फ्लोरेसेंस रहता है उसको हटाते हैं दैट इज़ नोन एज द डीटेस्लिंग।
तो द टाइम टेकन फॉर सेडिंग ऑफ पॉलन फ्रॉम द टेसल इन 1 to 2 days आफ्टर इमरजेंस एंड हेंस द टेसल शुड बी रिमूव्ड बिफोर द सेडिंग ऑफ पॉलन। तो जब टेसल जो रहता है वो सेडिंग स्टार्ट नहीं किया रहता, उसमें से पॉलन झड़ना नहीं स्टार्ट हुआ रहता, उससे पहले हमको क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, तो वो जो टेसल है वो अगर सेडिंग स्टार्ट कर देगा तो वो उसके जो पॉलन है वो गिर के उस क्रॉप का जो फीमेल पार्ट है उसको फर्टाइल मतलब एक तरह से पॉलिनेट कर देंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो सेडिंग होने से पहले ही 1-2 दिन पहले ही हमको टेसल को रिमूव करना है, जिससे कि हम सेल्फ जो पॉलिनेशन हो उसको रोक सके। ठीक, फिर हम जो डिज़ायर्ड पॉलन है वो लाके उस पर छिड़क सके, जो फीमेल पोर्शन है उस पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर 4:2 या 3 रेशियो का है, ये 4 और 3 रेशियो का बेसिकली 4 फीमेल जो रोज़ हैं, ये जो 4 रोज़ है 1 2 3 4 दैट इज़ द फीमेल लाइन। इसमें फीमेल क्यों है? क्योंकि इसमें से डीटेसलिंग हो चुकी है, मेल पोर्शन हमने रिमूव कर दिया है। उसके बाद जो आपकी 3 रोज़ हैं इधर और 3 रोज़ जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है, ये जो हैं ये मेल लाइन है, क्योंकि इसमें डीटेसलिंग नहीं हुई है। क्योंकि हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमको क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, तो उसको मेल रख रहे हैं और इसको हम चारों फीमेल रख रहे हैं टेस्टलिंग करके। तो फीमेल के 60,000 प्लांट हमने लिए हैं और मेल का लगभग 30,000 प्लांट है। तो ये एक मेल सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम होता है हाइब्रिड के लिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया डायग्राम से। अब तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में बताइएगा। देन सम प्रिकॉशंस टू बी टेकन वेल डिटेस्लिंग। जब मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है डिटेस्लिंग, तो उस दौरान हमको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले चीज़ आपको ये है कि होल्ड द स्टेम below the boot leaf in the left hand and the base of the tassel in right hand and pull it in a single pull। आपको जो स्टेम है उसको कहाँ से पकड़ना है? सबसे पहली चीज़ जो बूट लीफ रहता है उसके नीचे से पकड़ना है लेफ़्ट हैंड से, एंड देन आपको राइट हैंड से जो टेसल का बेस है उसको पकड़कर एक ही बार में आपको सिंगल पुल में डिटेसल करना है। नो पार्ट शुड बी लेफ्ट ऑन द प्लांट एज इट कॉज कंटामिनेशन। अगर कोई भी पार्ट आप उस फील्ड में छोड़ देते हैं, हो सकता है कि बाय द बर्ड्स और बाय ह्यूमंस वो कंटामिनेशन क्रिएट कर दें। इट शुड बी यूनिफॉर्म प्रोसेस डन डेली इन द मॉर्निंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप ऐसा नहीं कि बीच का प्लांट का किए देन अगले दिन किनारे जा रहे हैं, फिर कहीं और जा रहे हैं, फिर कहीं और जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप एक डायरेक्शन में करिए और अपना टाइम भी डिसाइड है, मॉर्निंग में किया जाता है ये। तो ये चीज़, डोंट ब्रेक द टॉप लीफ एज द फील्ड में बी रिड्यूस ड्यू टू द अर्निंग ऑफ सोर्स मटेरियल टू एक्यूमुलेट इन द सिंक सीड एज द रिमूवल ऑफ 1 लीफ कोर्स 1.5% लॉस। 2 लीव्स निकालेंगे 5.9% लॉस, एंड 3 लीव्स अगर हटाते हैं तो 14% लॉस हो जाएगा यील्ड में। तो यहाँ पर आप प्लीज़ ऐसा जब करते हैं, मान लीजिए आप ट्राई भी कर रहे हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो टॉप लीव्स को ब्रेक नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो इस तरह के लॉसेज आपके यील्ड में दिखाई देंगे आपको। ठीक, देन detasel only after the entire tassel has come out, and immature detasseling may lead to reduce the yield and contamination। And then mark the male rows with marker to avoid the mistake in detasseling। जो आपके मेल रोज हैं उसमें आपको क्या करना है? डिटेसलिंग नहीं करनी है। इससे पहले मैंने डायग्राम में दिखाया, तो वो जो आपके अब आप सभी तो प्लांट सेम जैसे दिखेंगे, इसलिए आपको मार्किंग करनी पड़ेगी कि ये मेल प्लांट है, ये फीमेल हमको बनाना है, तो फीमेल में आप डिटेसलिंग कीजिएगा, मेल में आपको डिटेसलिंग करने की नीड नहीं है। Look out the shedding tassel in female row as they may cause contamination। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं मैकेनिकल एडमिक्सचर्स। ये क्या होते हैं? दिस कैन बी अवॉइडेड टेकिंग ड्यू टू द प्रिकॉशंस एट हार्वेस्टिंग, सीड सेटिंग, बैगिंग एंड सॉर्टिंग, जो भी ऑपरेशंस है उस दौरान। तो मैकेनिकल एडमिक्सचर को हम मतलब अवॉइड कर सकते हैं। प्रिकॉशंस जब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं उस दौरान प्रिकॉशंस रखकर, सीड सेटिंग के जो दौरान है उस दौरान, बैगिंग कर रहे हैं जब, या टैगिंग कर रहे हैं, जो शॉर्ट कर रहे हैं मतलब सीड का जो शॉर्टिंग प्रोसेस करते हैं उस दौरान हम अगर ध्यान रखेंगे तो हम एडमिक्सचर जो हो रहे हैं फिजिकल या मैकेनिकल उसको रोक सकते हैं। अब अगला चीज़ है यहाँ पर रॉगिंग। बेस्ड ऑन द डिस्टिंग एंड डायग्नोस्टिक कैरेक्टर जो भी हैं फर्निश्ड बाय द ब्रीडर, रॉगिंग हैज़ टू बी परफॉर्म इन सीडलिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज एंड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग।
प्लांट एंड ईयर कैरेक्टरिस्टिक। तो जो डिस्टिंग जो कैरेक्टर्स रहते हैं प्लांट के, उसके बेसिस पे ब्रीडर ये सजेस्ट करते हैं कि आपको सबसे पहले सीडलिंग जो स्टेज आती है उस टाइम भी रॉगिंग करना है। मीन्स रिमूवल ऑफ जो बेकार प्लांट्स रहते हैं ना उसको हटाना है, रॉगिंग कहलाता है बेसिकली। अनवांटेड जो भी वीड आ जाते हैं या उसी मतलब मेज के और कोई ऐसे प्लांट या कोई वैरायटी दूसरे वैरायटी प्लांट आ जाते हैं जो हमको नहीं नीडेड हैं, तो वो सब कुछ जो हटाना वो रॉगिंग में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको जो रॉगिंग है वो सीडलिंग स्टेज में करनी है, देन फ्लावरिंग स्टेज में करनी है, देन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग के समय करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज़ है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी जो होती क्रॉप की। सो जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है वो इसलिए मतलब इसको ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि देखिए जो क्रॉप रहता है द शुड बी हार्वेस्टेड एट प्रॉपर स्टेज। ये हमको पता है क्योंकि हमको जिस चीज़ के लिए मतलब जो उद्देश्य बोल सकते हैं, हम जिस उद्देश्य से उस क्रॉप को हम यूज़ करना चाहते हैं उस उद्देश्य को फुलफ़िल करने के लिए हमको राइट मैच्योरेशन ड्यूरेशन पे या मैच्योरिटी टाइम पे मतलब हार्वेस्टिंग मतलब ज़रूरी है। आपको प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करना है तो आपको राइप स्टेज में फ्रूट्स को मतलब कटाई या उसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। आपको स्टोरेज करना है तो आप थोड़ा मतलब कच्चा या मतलब ज़्यादा राइप नहीं रहेगा, ओवर राइप नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है आपका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं। सो जो यहाँ पर क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट करना है एट द प्रॉपर स्टेज ऑफ द मैच्योरिटी टू मिनिमाइज द क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव लॉसेस। ठीक, द सिम्टम्स जो हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के दे आर द डिजेनरेशन, फॉर्मेशन ऑफ द डंकन लेयर, मॉइस्चर कंटेंट जब सीड का 35% हो जाता है, कॉप सीड टर्न हो जाते हैं येलो कलर के, स्ट्रॉ होने लगते हैं। मीन जो कॉप सीत रहता है वो टर्न होएगा येलो कलर का, स्ट्रॉ येलो कलर का। तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। हार्वेस्ट सीड क्रॉप। सो the seed crop should be harvested when moisture content fall 20 to 25% and harvest the male row first and remove from the field and then harvest the female row। ये चीज़ आपको समझाने की नहीं, सबसे पहले आपको मेल रो को हार्वेस्ट पहले करना है ताकि जो कंटामिनेशन का प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपको फीमेल रोज़ को हार्वेस्ट करना है। ठीक, और जब मॉइस्चर जो है वो 20 to 25% हो जाएगा तब आपको मतलब हार्वेस्ट करना है सीड क्रॉप का। सम पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन जो हैं जैसे कि कॉप की शॉर्टिंग, तो इसमें क्या होगा हमको कॉप की शॉर्टनिंग के टाइम रिमूव करना है सीथ एंड चेक करना है कर्नल कलर्स को, सैंग कलर को, डिसीज कॉप्स उसको अलग करने हैं कर्नल के अरेंजमेंट के बेसिस पे, इस बेसिस पे हमको शॉर्टनिंग करनी है। सेलिंग में क्या होगा कि मॉइस्चर कंटेंट जब 15% हो जाएगा एंड मैकेनिकल कॉब सेलर्स एंड ऑल्सो जो मैनुअल रबिंग करना है जिससे कि कुछ जो गंदगी लगी है वो जो है वो हट जाए। इसके बाद आपको सेलिंग करनी। सेलिंग आप कैसे कर सकते हैं जब मॉइस्चर कंटेंट 50% हो जाए, और ये आप मैकेनिकल कॉप सेलर से भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मैनुअल रबिंग कर सकते हैं, रगड़ सकते हैं, स्टोन पे पत्थर पर रगड़ेंगे वो, इसका भी नॉर्मल मेथड यूज़ कर सकते हैं आप। एंड अगर प्रॉपरली सेलिंग नहीं होगी तो उससे क्या होगा, ड्यू टू द मतलब इम्प्रॉपर सेलिंग दे लीड टू 48% डैमेज टू कर्नल ग्रोथ kernels, growth of the storage fungi and also pericarp डैमेज होगा आपका। आइडेंटिफाई द pericarp डैमेज, अ क्रैक ऑन द pericarp and also by the ferric chloride टेस्ट और TZ टेस्ट भी बोलते हैं जिसको, इससे हम जो मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका मतलब कि हमारा जो सेलिंग है वो प्रॉपरली नहीं हुआ। अब हम देखते हैं सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैसे करते हैं मेज में। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने से पहले क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। तो मेज जो रहता है इसको बहुत वाइड रेंज के क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो किया जाता है। अबाउट 85% ऑफ जो टोटल एकरेज है अंडर द मेज ग्रोइंग ड्यूरिंग द मानसून बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द क्रॉप स्टॉप ग्रोइंग इफ़ द नाइट टेम्परेचर फॉल बिलो द 15.6 डिग्री सेल्सियस और 16 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बेसिकली जो है क्रॉप ये एक मतलब खरीफ क्रॉप में आता है। बेसिकली जो मेज रहता है मानसून सीजन में इसको लगाया जाता है क्योंकि ऐसा माना गया है कि क्रॉप जो है वो ग्रो करना बंद हो जाएगा, मतलब क्रॉप की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी अगर टेम्परेचर गिर जाएगा 15.6 डिग्री सेल्सियस या फिर 16 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे।
तो यहाँ पर अगर जो प्रॉपरली आप अगर पानी या मॉइस्चर मेंटेन नहीं रहेगा, सीड जो फिलिंग मतलब सीड जब बनना स्टार्ट हुआ है तो उससे क्या होगा, यील्ड जो है कम आएगा हमारा, या अच्छा यील्ड नहीं आएगा और सीड भी जो होंगे वो मुरझाए टाइप के रहेंगे। मेज जो है दैट नीड द ब्राइट सनी डेज फॉर इट्स एक्सीलरेटेड फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ द। सॉइल हमको रिक्वायर होती है डीप फर्टाइल, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा रहना चाहिए, इसके साथ ही उसमें पानी की अच्छी तरीके से निकासी की व्यवस्था रहनी चाहिए, दैट इज़ नोन एज द वेल ड्रेन सॉइल, और ऑल्सो मोस्ट प्रिफर्ड वंस हाउएवर मेज कैन बी ग्रोवन ऑन वेराइटीज़ ऑफ सॉइल। देन सॉइल शुड बी मीडियम टेक्सचर, ज़्यादा हैवी या लाइट सॉइल नहीं चाहिए हमको, मीडियम टेक्सचर की सॉइल रहनी चाहिए। साथ ही उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दैट इज़ द ऑल्सो नोन एज द, जो मतलब जल को संग्रहण करने की क्षमता जो रहती है, हिंदी में बोल रही हूँ मैं आपके लिए, वो अच्छी होनी चाहिए। पीएच जो रहना चाहिए वो 6.5 to 7 के बीच में रहना चाहिए, बेस्ट पीएच होता है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। सीड का सोर्स हमको या तो सर्टिफाइड सीड यूज़ करना है सीड प्रोडक्शन के लिए, या तो हमको फाउंडेशन सीड की रिक्वायर होगी। तो सर्टिफाइड और फाउंडेशन सीड जो रहते हैं दे आर बी प्रोक्योर्ड फॉर द अप्रूव्ड सर्टिफाइड एजेंसीज, और हाँ हमको इसको सर्टिफाइड एजेंसी से ही लेना है। सीड रेट जो है क्या होता है कि जो प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी रहती है वो 50 to 55,000, मतलब हमको टोटली मतलब फील्ड में पर हेक्टेयर जो है 50 से 55,000, ठीक है, 1000 प्लांट जो रहता है अगर लगाते हैं तो मैक्सिमम यील्ड मिलेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि अगर हम फीमेल रो के लिए यूज़ करेंगे तो हम 10 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड लेंगे, और मेल के लिए हम 4 kg लेंगे पर हेक्टेयर के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। स्पेसिंग हम रखेंगे रो, मतलब एक रो से दूसरे रो की स्पेसिंग 60 से 75 सेंटीमीटर रखेंगे, और एक पौधे से दूसरे पौधे की डिस्टेंस जो है वो हम 25 से 30 सेंटीमीटर, रो मतलब होता है कतार से कतार, और जो आपका प्लांट है मतलब पौधे से पौधों की दूरी, मतलब यहाँ पर ऐसा हो जाएगा 60 से 75 इंटू 25 से 30 सेंटीमीटर आपका। मैन्यूर फर्टिलाइज़र आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट में मतलब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसमें बेसिकली अगर जिंक की डिफिशियंसी आती है तो आप 20 kg जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर यूज़ कर सकते हैं, बोरॉन यूज़ कर सकते हैं 5 kg पर हेक्टेयर, एंड जो आयरन है वो यूज़ कर सकते हैं 12.5 kg पर हेक्टेयर। नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटास आपको 2000 एंड 100 kg पर हेक्टेयर इस रेशियो में यूज़ करना है, 2:1:1 ऐसे ही रखना है आपको। एंड आपको गाय जो गोबर खाद है FIM है वो, या फिर कंपोस्ट 8 to 10 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से। अब प्लांटिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं और अर्थिंग अप के वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम सोइंग करना है हमको सीड को 3 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ, ज़्यादा नीचे भी नहीं डालना है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है, ऊपर रखेंगे तो चूहे खा जाते हैं, ज़्यादा नीचे डालने से वो लीच आउट हो जाता है, ठीक है। सो जो सोइंग डेप्थ है दे मस्ट बी यूनिफॉर्म टू गेट अ यूनिफॉर्म इमर्जेंस, तो हमको एक जैसी इमर्जेंस मिलेगी। अगर ज़्यादा अंदर रहेगा कोई कम अंदर रहेगा तो मतलब जो इमरजेंस आएगा सीड का वो एक साथ नहीं आएगा। सो यहाँ पर जो है प्लांटिंग है वो 4 तरीके से है। प्लांटिंग कर सकते हैं रिजेस पे, प्लांटिंग इन द फॉरो, प्लांटिंग ऑन द फ्लैट बेड विद नो अर्थिंग अप, एंड प्लांटिंग ऑन द फ्लैट बेड। तो ये 4 तरह के हैं। अर्थिंग अप हमको करना है मतलब मिट्टी चढ़ाना, सिंपल सा बात बता रही हूँ। 40 to 45 डेज़ या जो है प्लांटिंग के बाद आपको अर्थिंग अप करना पड़ेगा। आइसोलेशन डिस्टेंस मतलब यहाँ पर एक चीज़ होती है प्लांटिंग डिस्टेंस। प्लांटिंग डिस्टेंस जो रहता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच तक की दूरी, ठीक है। एक ही फील्ड बता रही हूँ, एक ही प्लॉट में जो जितने भी प्लांट्स लगे हैं उनमें से कतार और प्लांट से प्लांट की दूरी, इसको हम एक साथ प्लांटिंग डिस्टेंस बोलेंगे। बट जब एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट की दूरी बता रही हूँ ये कहलाती है आइसोलेशन डिस्टेंस। ये क्यों किया जाता है हाइब्रिड प्रोडक्शन में, जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन या कंटामिनेशन, किसी भी तरीके से कंटामिनेशन ना हो। तो ये जो आइसोलेशन डिस्टेंस है ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए निर्धारित होता है, वो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर फील्ड स्टैंडर्ड जो है आइसोलेशन के लिए आपको सेम कर्नाल कलर है तो हमको 400 मीटर रखना है, डिफरेंट कर्नाल कलर है तो 600 मीटर रखना पड़ेगा एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट की डिस्टेंस को। सेम इनब्रिड है, नॉट कन्फर्मिंग टू वेराइटल प्योरिटी, तो आपको 400 मीटर्स रखना पड़ेगा। और ऐसे ही फाउंडेशन के लिए अलग रहता है और मतलब सर्टिफाइड सीड के लिए अलग रहता है, यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं।
आइसोलेशन डिस्टेंस जो रहता है ये बेसिकली डिपेंड करता है सीड यील्ड ऑफ द लाइन्स एंड साइज ऑफ द प्लॉट के बेसिस पे। सो द रिक्वायर्ड मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस इज 200 मीटर, ठीक है, इन सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन फ्रॉम द कंटामिनेट जो सोर्स है वहाँ से। और जो मतलब फाउंडेशन रहता है उसमें बेसिकली 400 मीटर रिक्वायर होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ ये चीज़। इसके बाद हमको रॉगिंग करना है। जो भी हम मतलब जैसे नॉर्मल प्रोडक्शन प्रोग्राम में जैसे फ्रूट जो भी प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप का, तो जो प्रोसेस अपनाते हैं ना वही एक अपनाना है, बट कुछ रूल रेगुलेशन जो निर्धारित है उसका यूज़ करना है। तो रॉगिंग में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस व्हेन वी रिमूव द वॉलेंट्री प्लांट्स और ऑफ टाइप जो प्लांट्स रहते हैं, अदर वैरायटी क्रॉप्स रहते हैं, अदर मतलब जो पॉलन सेडर्स रहते हैं, ऑब्जेक्शनल कुछ वीड्स रहते हैं फ्रॉम द सीड फील्ड बिफोर अदर ऑफ द क्रॉप कम्स टू फ्लावरिंग। क्योंकि फ्लावरिंग आने लगेगी तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फ्लावरिंग से पहले ही रिमूव करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फील्ड इंस्पेक्शन में हमको क्या करना है, सबसे पहला जो इंस्पेक्शन होगा, फील्ड शुड बी इंस्पेक्टेड टू वेरीफाई दैट इट इज़ अ प्रॉपरली आइसोलेटेड एंड फ्री फ्रॉम द वॉलंटियर प्लांट्स। सेकेंड इंस्पेक्शन जो होता है उस दौरान हम जो ये इंस्पेक्शन वेजिटेटिव ग्रोथ आ जाती है तब होता है। इस दौरान क्या होता है, जो आइसोलेशन डिस्टेंस को चेक किया जाता है, साथ ही साथ ये देखा जाता है कि उसमें कोई डिसीज़ तो नहीं लगा है, इंसेक्ट तो नहीं है, वीट का इन्फेस्टेशन तो नहीं है। ये स्टेज रहती है, सेकेंड स्टेज जो रहती है इंस्पेक्शन की, इस टाइम पे ऑफ टाइप एंड डिसीज प्लांट जो रहते हैं उसकी रॉगिंग की जाती है, उसको हटाया जाता है। थर्ड जो स्टेज रहता है इंस्पेक्शन का, ये जो रहता है फ्लावरिंग के जस्ट कुछ समय पहले ही किया जाता है, मतलब पहले भी किया जाता है, और ये इसमें आधी फ्लावरिंग आ जा रहती है और कुछ फ्लावरिंग आनी बची रहती है। एक ऐसा स्टेज रहता है, ये मीन्स जस्ट पीरियड टू एंड द ड्यूरिंग द फ्लावरिंग। एट दिस टाइम क्या होता है, मेज सीड फील्ड इज़ मोस्ट सस्केप्टेबल टू जेनेटिक कंटामिनेशन, क्योंकि फ्लावरिंग आ चुकी है, पॉलन जो है वो है यहाँ पे, तो इसलिए ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा सस्केप्टेबल स्टेज रहती है कंटामिनेशन के लिए। क्योंकि जो विंड ब्लो होगा पॉलन का, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द ऑफ टाइप प्लांट्स विद इन द फील्ड और अदर मेज वेराइटीज इज सराउंडिंग फील्ड्स, इसलिए आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है आपको। प्लांट्स दैट आर ऑफ टाइप और डिसीज अलॉन्ग विद द हार्मफुल वीड्स मस्ट बी रिमूव एट दिस स्टेज। फोर्थ इंस्पेक्शन में प्री हार्वेस्ट है, फ्लावरिंग के बाद मैच्योर जब आ गए आपकी सीड, हार्वेस्टिंग से पहले की स्टेज है। इस दौरान आपका इंस्पेक्शन होता है, जब वहाँ पर देखा जाता है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है सीड है उसमें, और जब सीड जो रहती है, सीड या क्रॉप बोल सकते हैं यहाँ पर, अपने मैच्योरिटी लेवल पे पहुँच जाता है, तब ये फोर्थ इंस्पेक्शन जो है वो किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्पेक्शन में क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन से स्टेज में किया जाता है और क्या क्या प्रोसेस की जाती है उस दौरान। वीडिंग जो है नॉर्मल आप कर सकते हैं, हैंड वीडिंग, इसके साथ ही साथ अर्दिंग अब बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और जो वीडिंग रहती है, नो वीडिंग रिक्वायर्ड आफ्टर द अर्दिंग। आप अर्दिंग कर दी, मिट्टी चढ़ा दी, तो वीडिंग की नीड नहीं है आपको। इफ़ेक्टिव वीड कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं सीमाजीन और एट्राजीन का। तो मेज में याद रखिएगा कौन से वीडिसाइड यूज़ करते हैं, सीमाजीन एंड एट्राजीन यूज़ करते हैं 1 से 1.25 kg पर हेक्टेयर, या फिर हम इसका वेटेबल पाउडर 50% का जो आता है वो जर्मिनेशन के पहले यूज़ करते हैं। ठीक, इरिगेशन जो है हमको बेसिकली मतलब क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीड जो है वो उसका फॉर्मेशन सही से नहीं होगा और यील्ड में लॉस आएगा। तो इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द मेज क्रॉप रिक्वायर अबाउट 50% its total water requirement in a short period of 30 to 35 day after the tasseling। ठीक, मतलब टेसल आने के बाद 30 से 35 दिन इसको लगभग 50% जो इसकी टोटल रिक्वायरमेंट का वो शॉर्ट ड्यूरेशन में रिक्वायर होती है। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज जो रहता है वो रहता है यहाँ पर जो टेस्लिंग स्टेज रहती है या सिल्क आने वाला स्टेज रहता है, वो स्टेज यहाँ पर रहती है जो क्रिटिकल रहती है वाटर रिक्वायरमेंट के लिए। सो इरिगेशन का जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोथ इज़ ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड पोस्ट फ्लावरिंग, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द ग्रेन फिलिंग। और जो फ्लावरिंग स्टेज इसको टेस्लिंग भी बोलते हैं, इसलिए मैंने टेस्लिंग बोला आपको।
कुछ पेस्ट आते हैं। तो पेस्ट के लिए आप जैसे कि सूट फ्लाई या कॉप बोरर हैं, ये 2 इम्पॉर्टेंट मैं इंसेक्ट बता रही हूँ जो आते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंकोजेब जो है उसका स्प्रे करेंगे 2.5 ग्राम पर लीटर वाटर में हम उसको डिज़ोल्व करके, या डाइथेन M45 का स्प्रे करेंगे जो कि 0.5% का फॉर्मूलेशन रहता है। इससे क्या होगा, जैसे ही मतलब स्प्रे हमको तब करना है जैसे ही हमको फर्स्ट सिम्टम दिखने लगेगा और हम देख लिए कि हाँ ये इसका अटैक आ चुका है, तो हमको जस्ट स्प्रे करना है। एंड इट कैन बी रिपीटेड एट द 10 डेज इंटरवल टिल द फ्लावरिंग जब आ गई उससे पहले ये हमको दिख गया तो हमको एटलीस्ट 10 डेज़ के इंटरवल में इसका स्प्रे करना है। कुछ ऐसे जो मतलब वैराइटीज़ हैं जो डिसीज़ की इंटेंसिटी को कम करते हैं, जैसे कि आपके हैं मतलब उनके में रेजिस्टेंट रहता है, जैसे कि डेक्कन है, गंगा आपका 5 है, डेक्कन हाइब्रिड है, मक्का 103, DHM1, ये रेजिस्टेंट रहते हैं ड्रॉट डिसीज़ से। हार्वेस्टिंग आपको करनी है जब स्ट्रॉ येलो कलर आ जाए कम्प्लीटली तब। एंड देन मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, आपको मेल लाइन पहले रिमूव करनी है, देन उसके बाद फीमेल करनी है, इससे पहले बताया गया है। थ्रेसिंग में आपको डीहस्किंग करना है, हस्क का रिमूवल करना है, तो ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं। और कॉब की शॉर्टनिंग रिमूव करना है जो नॉन फील्ड हैं या डिसीज कॉब हैं या हैविंग द कर्नल कलर वेरिएशन है, मतलब डिफरेंट कर्नल कलर्स हैं, तो आपको ऐसे कॉब्स की शॉर्टनिंग करनी है। सेलिंग आप इससे पहले बताया जा चुका है, मैकेनिकली भी कर सकते हैं सेलर्स के द्वारा और मैनुअली भी कर सकते हैं जब मॉइस्चर मतलब 15 से 18% तक रहे तब। ड्राइंग करना है, ड्राइंग के दौरान हमको 12% मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करना है। ग्रेडिंग का यहाँ पर साइज़ आपको बताया जा चुका है, इसके बेसिस पे आपको ग्रेड करना है। सीड ट्रीटमेंट आपको करना है कैप्टॉन से या फिर थायरम से, जो कि 75% वेटेबल पाउडर के रूप में रहता है, जिसके लिए हमको कैसे करना पड़ेगा 70 ग्राम पर 100 मतलब जो केजी सीड है इसके हिसाब से हमको लेना पड़ेगा और सीड ट्रीटमेंट करना है, ठीक। एंड यील्ड हमको मिलेगा आपका 2.5 से 3.6 टन पर हेक्टेयर मिलेगा सीड प्रोडक्शन में। स्टोरेज हमको करना है 70-100 गेज के जो पॉलीथीन बैग्स रहते हैं, ये हाई डेंसिटी मतलब पॉलीथीन बैग्स रहते हैं। और इसके अलावा जो पॉलीलाइन गनी बैग्स रहते हैं विथ रिड्यूस मॉइस्चर ऑफ 8% रिटेन द सीड क्वालिटी पैरामीटर अप टू 15 मंथ्स कंपेयर टू द सीड स्टोर इन जो क्लॉथ एंड गनी बैग्स रहते हैं उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर कुछ फील्ड स्टैंडर्ड्स हैं जो यहाँ पर मतलब ऑफ टाइप है वो 0.2% से मोर मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए फाउंडेशन सीड में। सर्टिफाइड सीड में भी ये मतलब ऑफ टाइप जो है वो 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शेडिंग टेसल जो है वो जो फाउंडेशन सीड में 0.5% से मोर देन नहीं होने चाहिए और सर्टिफाइड में 1.0 से मोर देन नहीं होने चाहिए। फिजिकल प्योरिटी जो है फाउंडेशन में 98%, सर्टिफाइड में भी 98% मिनिमम बता रही हूँ। इनर्ट मैटर जो है वो 2% से मतलब ये मैक्सिमम 2% ही रहने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अदर क्रॉप के सीड जो 5 kg और सर्टिफाइड में 10 kg, ऐसे ही आप देख सकते हैं। मॉइस्चर जो है वो 12 और 12 दोनों में सेम ही है लगभग, और मॉइस्चर वेपर जो है वो 8 और 8 है, दोनों में सेम है लगभग। सो ये होल प्रोसेस था जिसको मैंने मतलब कम टाइम में मैं मतलब आई थिंक वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा, बट मैं जितने कम से कम समय में और जितनी स्पीड में आपको बता सकती थी उस स्पीड में आपको बताया। फिर भी आपको कुछ पॉइंट जो समझ नहीं आया होगा आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो भी ला दूँगी। सो आज के वीडियो में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन हमने देखा, एक एग्जांपल जो था वो था मेज क्रॉप में देखा हमने। तो इस तरह का प्रोसेस हम फॉलो करते हैं जब हमको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना होता है। सो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।